हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जनवरी 2012 पेपर 1 का पर्यावरण अध्ययन का सेक्शन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं अनुपम राज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और कोई भी एग्जाम, टीचिंग एग्जाम हो, उन सब चीज़ों की हम तैयारी करने की कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं। ओके, अगर आप ओके ओके कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है यहाँ पे भी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर जो हमारा ईवीएस का सेक्शन है, उसमें 61 नंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मॉस बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो रिक्त स्थान से भरपूर हो। अगर आपको बॉडी मॉस या फिर जैसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं, तो वो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की, वसा की, विटामिन की या फिर प्रोटीन की? तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती है हमें वसा की, फैट की। ठीक है, क्योंकि फैट से क्या होता है कि जो जितनी भी सॉरी सॉरी फैट नहीं होता है, प्रोटीन। ओके, फैट और प्रोटीन में कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, प्रोटीन से क्या होता है, शरीर निर्माण की जितनी भी चीजें होती हैं वो प्रोटीन से हमारी पूरी होती हैं। ठीक है, वसा तो अलग चीज हो गई। वसा जो है, सॉरी, ठीक है, यहां पे प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन है। क्लियर? एंजल यादव, ठीक है, चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 62 का देखते हैं क्या है। रेखा की मां रिक्त स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। तो वो गंदे पानी में, तालाब का पानी लगभग गंदा होता है, तो फिटकरी इसमें क्यों डाल रही है, उसका रीजन क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, या फिर पानी को रंग रहित करने के लिए। देखिए, फिटकरी अगर गंदे पानी में डाल रही है तो इसका मतलब यह है कि गंदे पानी में कुछ न कुछ कण होते हैं, मिट्टी के या धूल के, कैसे भी चीजें होती हैं, तो उन सबको फिटकरी क्या करता है, अवसादित कर देता है, नीचे बैठा देता है और फिर उसको छान करके साफ पानी प्राप्त कर लिया जाता है। तो यही है, वो निलंबित जो अपद्रव्य हैं उनको अवसादित करना चाहती है, इसलिए उसने फिटकरी डाला है। यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 62 का फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फिटकरी से जो है रोगाणु जो है वहां पे वो खत्म नहीं सकते हैं, है ना। क्वेश्चन जो हैं काफी लंबे लंबे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगा आप लोगों से कि धैर्य बनाएं और ध्यान से देखें। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ठीक है, देखिए, तो मैं यहाँ पे अधिकतम भागीदारी की बात करता हूं। जब कभी भी भागीदारी की बात आए तो जब बच्चे खुद चीज को करते हैं या फिर आपस में मिलजुल के करते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा भागीदारी होती है। बिना भागीदारी के बच्चा सीख नहीं सकता है, ये आप मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पे भागीदारी की बात करें, जहां पे भागीदारी हो वहां पे आप इसको सही मान लो। तो पहला ऑप्शन देखिए, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के विभिन्न उदाहरणों को देख कर लिखने से विद्यार्थियों को कहना। केवल देख लेना, कॉपी से उतार लेने से बच्चे का क्या दिमाग खुल जाएगा या वो चीजों को कर पाएगा? नहीं, गलत ऑप्शन हो जाएगा। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। जो बच्चे प्ले कार्ड बनाते हैं और उस प्ले कार्ड में ऐसा बनाए कि कौन किसको खा रहा है, ऐसे चेन बनाए, वो खुद बच्चे बनाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है कि विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ठीक है, देखिए, जो थर्ड ऑप्शन है ये भी बेटर है, ये भी ठीक है, लेकिन बिल्कुल जो सबसे ज्यादा सही लग रहा है वो मुझे सेकंड ही लग रहा है। क्लियर? इंटरनेट से संबंधित जानकारी को एकत्र करने के लिए, तो वो बच्चे, वही बात हो गई, छापने वाली बात हो गई, इसलिए यहाँ पे वो नहीं सही हो सकता। क्लियर? तो यहाँ पे एंजल यादव जो है आंसर दे रहे हैं इसका 63 का 2। विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। देखिए, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बताइए आप लोग।
थर्ड कह रहे हैं सब लोग, है ना? ठीक है, यहां पर भी ये पेपर ही ऐसा है यार जिसको डिस्कस करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, देखो थर्ड भी सही हो सकता है, क्योंकि यहां पे आप देखिए उसमें क्या है कि श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद जाके खोज कर रहे हैं। जब बच्चे खुद खोज कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा भागीदारिता हो जाएगी ना सेकंड के कंपेयर में, ये चीज समझनी पड़ेगी हमें। तो यहां पे थर्ड सही हो जाएगा हमारा, बिल्कुल, है ना? थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चीजें हैं, बच्चे जाके उसको नोट कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब खोज की बात कर दी तो सबसे ज्यादा सबसे अच्छा क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा वो खोज वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थर्ड मानिए। क्लियर? चलिए चौथा 64 नंबर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखेंगे क्या होगा, बताएं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित चार क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो चार चीजें अपनाई जा रही हैं, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। अगर चारों चीजें आपको नहीं पता है तो आप हो सकता है इस क्वेश्चन को ना कर पाए। ठीक है, तो देखो यार, रेत है और नमक है, तो इसको जब मिलाओगे तो क्या ऐसे ही छान के अलग कर लोगे? नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे पानी। जब हम वाटर मिला देंगे तो क्या होगा, जो हमारी नमक है वो घुल जाएगी। अब क्या करेंगे कि रेत को, जो घुला हुआ और रेत मिक्स है, सब पानी, तीनों चीजें, इसको रख दो थोड़ी देर पानी के लिए, तो फिर क्या होगा, रेत नीचे अवसादित हो जाएगी। तो सबसे पहले जो चीज आई वो क्या हो जाएगी, अवसादन। सबसे पहले क्या आ जाएगा, अवसादन। ठीक है, यहां पे फर्स्ट नंबर पे। फिर क्या करेंगे, उसको हम निस्तारण कर लेंगे, या इसको बोल दें निथार लेंगे। इसको निस्तारण को हम निथारना भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो निथारने से क्या होगा कि जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगी। एक एक प्रोसेस समझ लीजिए आप लोग। फिर निथारने के बाद क्या करेंगे, निस्यंदन करेंगे। निस्यंदन में क्या होता है, फिल्टर पेपर रख के दूसरे बर्तन में फिल्टर पेपर लगा दीजिए और उसको दूसरे बर्तन में डालिए, पानी अलग हो जाएगा और रेत आपकी अलग हो जाएगी। ठीक, थर्ड ऑप्शन में जो तीसरा स्टेप हो गया वो हमारा निस्यंदन हो गया। चौथा ऑप्शन जो हो गया, देखिए नमक और नमक का पानी, तो अब नमक के पानी से हमको नमक अलग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाष्पन करना पड़ेगा। तो चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, जो चौथा जो स्टेप हो जाएगा हमारा, वो वाष्पन हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। अनिल कुमार, रिंकी राज। ठीक है, चलिए। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? देखिए, श्वसन और सांस लेना अलग अलग चीजें हैं। हम सांस लेते हैं तो वायु हमारे अंदर जाती है। अब वायु जाके अंदर होगा क्या प्रोसेस होगी, वो श्वसन के अंतर्गत आता है। और सांस लेने में केवल हम सांस लेते हैं। तो अगर वो टीचर इन दोनों में अंतर नहीं समझा पा रही है तो क्या किसकी गलती है? टीचर की गलती है कि वो टीचर इस चीज को समझा नहीं पाई। क्लियर? तो यहाँ पे कक्षा अध्यापिका नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं है, सही तरीके से समझ नहीं सके हैं तो विद्यार्थी नहीं समझ सके, गलती किसकी है? हमारी ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं। प्रायः अनुशासनहीनता रहती है, कक्षा में अनुशासनहीनता रहती है, वो भी टीचर की गलती है, तो ये चीज नहीं। तो जो इससे रिलेवेंट है, ये तो रिलेवेंट ही नहीं है इन सब चीजों से। तो प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर पाई है, यही है बात। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, अनिल जी का बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं 66 यानी कि छठे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ठीक है, तो सब्जियों को काटना, उनको चलते पानी में धोना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे क्या होता है कि पहले अगर काट लोगे तो पौष्टिक तत्व क्या होगा, पानी में धुल के बह जाएंगे। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। धूप में रखने से क्या होता है, उसमें जो वाटर होता है, वाटर कंटेंट होता है, वो चला जाता है, तो सब्जियां खराब हो जाएंगी उससे, ये भी गलत। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, तो ये भी गलत है। देखिए, बैक्टीरिया तलने के लिए आप उनको धुल सकते हैं अच्छे से, ठीक है, लेकिन तलते ही जब हम किसी चीज को तल देते हैं, फ्राई कर देते हैं, तो उसमें जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो सब जल जाते हैं। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो सब्जियों को पहले काटना होता है, उसके बाद ही सब्जियों को पहले धोना होता है, उसके बाद में काटना होता है। ये ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 66 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, सब लोगों का सही है। चलिए, अब बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन लंबे हैं और उनको समझना भी है हमें। तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। ठीक है, वायु में भार होता है और जगह घेरती है। आप इस चीज को कैसे समझाओगे? कहने का अर्थ यह है, तो यहाँ पे हमारे पास चार चीजें हैं। खाली उल्टा बीकर को पानी की सतह पर उल्टा रखें और नीचे की ओर धकेलें,
स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को ऊपर खींचना या फिर गुब्बारे में हवा भरना, ठीक है। और दो भरे हुए गुब्बारे एक क्षण से बांधें और साम्यावस्था में लाएं और तब एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो जो इस तरह से एक वो बन जाती है, यहाँ पे गुब्बारा है, यहाँ पे गुब्बारा है, एक को फोड़ दिया तो इसमें क्या है, हवा में भार, तो ये क्या होगा, इसको फूटने के बाद ये नीचे लटक जाएगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि वायु में भार होता है। एक चीज तो पता चल गई। दूसरी बात, वह जगह घेरती है, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि एक गिलास को उल्टा करो, पानी के ऊपर रखो और इसको नीचे डुबाओ, ठीक है ना। इससे पता चल जाएगी कि वह हवा घेरती है। तो पहला ऑप्शन ए, कथन ए और कथन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ए और डी सही है। यहाँ पे इन दो चीजों से हम बता सकते हैं कि भार है और वो जगह भी घेरती है। क्लियर? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग बताएं कि यार आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, है ना। चलो बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। ये पेपर ऐसा है कि यार एक क्वेश्चन इतना लंबा बनाया है कि उसको करने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। 30 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा चाहिए, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, है ना। और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो पेपर में जाके दिक्कत होगी। अब की बार पेपर जो है आपका ऑनलाइन मोड से होने वाला है, बड़ी दिक्कत आने वाली है वहां पे, ठीक है। तो वायु प्रकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? देखो 4 टीचर हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो कौन सा सबसे बेटर पढ़ा रहा है, बेटर तरीके से पढ़ा रहा है, हमको वो चूज करना है। तो वृत्त चित्र बना दिया, है ना, ये डायग्राम बना दिया, ऐसे कह लो, कुछ भी कह लो आप। दूसरा टीचर आ रहा है, वो क्या कर रहा है कि वे कह रहा है कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, सही चीज है, क्योंकि बच्चे खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। गैस का कंटेंट, उसको वायु को बंद कर रहे हैं डब्बे में, उसके बाद देखते हैं कि सूंघ के कैसे भी टेस्ट करें वो, तो क्या है, बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही हो सकता है, ठीक है। संकल्पना का अर्थ स्पष्ट करना या फिर सस्वर पठन करने के लिए, केवल पठन करने से या फिर शब्दावली को समझ लेने से या उसको अर्थ स्पष्ट करने से चीजें उतनी क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों उत्तर लिखवाना। प्रश्न उत्तर लिखवाना सबसे गलत तरीका होता है, हम लोग को तो ऐसे ही पढ़ाते थे टीचर, है ना। प्रश्न उत्तर लिखा दिए, हो गया काम। तो ये गलत तरीका है ना। चलो, तो हमारा सेकंड ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे से की पहचान करना चाहती है, तनावग्रस्त बच्चे की वो पहचान करना चाहती है, तो वो किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करेगा? तो क्या जो तनावग्रस्त बच्चा वो एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा यार। वो बहुत बात करेगा? नहीं, तनाव में बात ही नहीं करता, इंसान अकेले रहना चाहता है। हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता, आक्रामक व्यवहार। देखो अगर बच्चे में तनाव है या कोई भी तनाव है, उसको आप कुछ भी बोलोगे, वो क्या करेगा, एकदम से आपके पर गुस्सा हो जाएगा या कुछ भी बोलेगा आपसे। तो क्या है, वो आक्रामक व्यवहार अपना प्रदर्शित करता है। हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है कि बच्चा एक जगह पे बैठना नहीं चाहता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, कुछ ना, या तो किसी एक सीट से उठ के दूसरी सीट बैठ जाएगा, कुछ भी बोलेगा, है ना। तो ये हाइपर एक्टिविटी के अंदर आता है। यहाँ पे तो तनावग्रस्त बच्चा ये तो करेगा नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। कौन सा? फोर्थ वाला, आक्रामक व्यवहार। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। 70 नंबर यानी कि 10th नंबर क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ, क्योंकि हम केवल ईवीएस का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं ना। चलिए बात करते हैं, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक कील डूब जाती है। इसे किस तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? देखो लोहे की स्टील की कटोरी है, वो पानी में नहीं डूब रही है, खाली कटोरी, लेकिन कील डूब जा रही है। क्यों? तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उत्प्लावन जो बल होता है वो अगर ज्यादा है, वस्तु के भार से उत्प्लावन बल अगर ज्यादा है तो वस्तु तैरेगी। तो कटोरी के मामले में यही होता है, क्योंकि कटोरी क्या होती है, हल्की तो है, लेकिन वो जितना पानी विस्थापित करती है, यानी फोर्स जो है उस पर, कटोरी पर ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो तैर रही है। और कील क्या करती है, कील पर उतना फोर्स नहीं लग पाता है, तो इसलिए डूब जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्किमिडीज के सिद्धांत लग रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल जो है उसके भार की तुलना में ज्यादा है, यानी कि बल ज्यादा है भार से, इसलिए तैर रही है। और यही चीज उल्टा हो जाएगी, यहाँ पे लोहे की कील पर लगने वाला बल जो है उसकी भार की तुलना में कम है, इसलिए वो डूब जा रही है। क्लियर? तो 17 का हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, कौन सा जाएगा, फर्स्ट पहला हो जाएगा। तो बाकी हम ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। चलो
बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है ना। पेड़ पौधों और दोनों में कौन सी चीजें होती हैं? प्रजनन करना, भोजन बनाना। तो प्रजनन तो मनुष्य भी करते हैं और पेड़ पौधे भी करते हैं, सही बात है। भोजन बनाना, भोजन बनाने का कार्य मनुष्य नहीं करते हैं। जो मनुष्य हैं या फिर हम ये कहें कि जो जीव जंतु होते हैं वो या तो दूसरों को अपना भोजन बना लेते हैं, दूसरे को, जैसे शेर है वो क्या करेगा, बकरी को खा लेगा, लेकिन क्या उसने कुछ भोजन बनाया है? नहीं। मनुष्य ने क्या भोजन बनाया है? नहीं, वो पकाता है भोजन को, वो पकाता है। तो ये ऑप्शन गलत रहेगा। प्रजनन और अंकुरण, मनुष्यों में या फिर जो जीव जंतु है उनमें अंकुरण नहीं होता है। वृद्धि और प्रजनन, देखो पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं और दोनों प्रजनन भी करते हैं, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल रिंकी राज का जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, एंजल यादव का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ना। चलिए बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो फटाफट आंसर दे ही दें अपने आप, है ना। आपका आंसर मुझे दिख जाना चाहिए यहाँ पे जब मैं समझाऊं उसके पहले ही। तो अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। तो दिन में 2 बार ब्रश करें, एक तरीका ये हो सकता है। इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने। इनेमल क्या होता है? जो दांत होते हैं, दांतों के ऊपर एक परत चढ़ी रहती है जो पूरे शरीर की, मानव के शरीर की सबसे कठोर चीज है। क्या है? इनेमल। तो उसको बचाने के लिए क्या करें? ब्रेसेस पहने, जो तार के ब्रेसेस आते हैं उनको पहन लें। क्या एक तरीका हो सकता है? मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड का युक्त पदार्थ ना लें, या फिर हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो इसमें से कौन सी चीज बिल्कुल सही हो सकती है? क्या कह रहा है कि किसका अनुपालन करना चाहिए? ठीक है, तो दिन में 2 बार बस करना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड भी सही है हमारा, सॉरी सेकंड गलत है यहाँ पे। जो ऑप्शन है ब्रेसेस पहनने चाहिए, इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहनने चाहिए, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जिसमें बी नहीं है उसको लगा दो। देखो यहाँ पे ए है, सही है, सी है और डी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, एंजल यादव बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी नहीं होगा। इनेमल ब्रेसेस जो होते हैं, जो तार की, कुछ लोगों ने देखता, आप लोगों ने पहन लेते हैं, जिनके जो दांत टेढ़े होते हैं ना, वो लोग पहनते हैं, तो उससे काम नहीं चलने वाला है ना। बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। नीचे दिए गए वेन डायग्राम का अध्ययन कीजिए। तो अध्ययन करिए भाई आप लोग। तो क्या होगा? यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना है। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, ठीक है, इस सर्कल में है। पानी में रहने वाले जीव जंतु और अंडे देने वाले जीव जंतु। तो यहाँ पे जो एक्स है वो किस में आएगा? ठीक है, तो कहने का मतलब है एक्स में तीनों प्रॉपर्टीज हैं। वो जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है। तो ऐसी किसमें खासियत होती है? ईल मछली में, वो हमेशा पानी में रहती है। शार्क मछली हमेशा पानी में रहती है। कोई भी मछली पानी में ही रहती है, बाहर नहीं रहती। केवल मगरमच्छ ऐसा है जो पानी में भी रहता है, स्थल पर भी रह लेता है और वो अंडे भी देता है। क्लियर? तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, बी नहीं होगी सर। हाँ बिल्कुल बी नहीं होगा यार, वही तो मैं कह रहा हूं, बी गलत है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना था कि जो गलत है उसको हटा के जो सही है उन पे हमें टिक लगाने हैं। तो ए, सी और डी सही है ना? यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कहीं पे कोई प्रॉब्लम लग गई आपको, है ना। 74 की बात करते हैं। रिक्त स्थान के लिए मछली घर में या एक्वेरियम में हवा का पंप रखा जाता है। हवा का पंप वहां पे क्यों रखा जाता है? तो इसका एक सिंपल सा रीजन होता है, क्योंकि जो पानी होती है, जो मछलियां हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है खत्म हो जाती है, तो हमें अलग से ऑक्सीजन उसमें मिक्स करनी पड़ती है। तो पंप लगा देते हैं तो वायु प्रवाहित हो जाती रहती है और उसमें ऑक्सीजन घुल जाती है। तो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए ही हम पंप का जो प्रबंध करते हैं उसमें। बाकी ऑप्शन शोभा बढ़ाने के लिए गलत है, साफ रखने के लिए गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध, भाई मछली को कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध करा दो तो मर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 74 का कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर ना? राम राम, सुभाष जी कह रहे हैं राम राम जी, बिल्कुल राम राम। ठीक है ना। चलो 75 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है? जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो मर जाता है। मतलब अगर आप एक पानी ले, उसको गर्म करने के बाद उसको ठंडा कर दें, अब उसमें अगर मछली है ठंडे पानी में,
जो गर्म किया गया था पहले, बाद में ठंडा किया गया, अगर उसमें मछली है तो वो लगाया है। थर्ड ऑप्शन क्लियर है। क्योंकि क्या होता है कि सभी कहते हैं कि जो मछली जो है, जो उसमें घुले हुए जो खनिज है, उन्हीं को वो अपना पोषक तत्व बनाती है। क्लियर है। चलिए, सुभाष जी कह रहे हैं सर कितने बजे लाइव आते हो। देखो अभी कल से मैंने स्टार्ट किया था, कल दोपहर में 2:30 बजे क्लास ली थी मैंने, फिर शाम को 9:30 बजे क्लास ली थी, आज फिर से मैं 2:30 बजे क्लास स्टार्ट करी है। और मैं सोच रहा हूँ कि 2:30 बजे का टाइम ठीक है ना, तो 2:30 बजे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं डेली। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक ही हमारा 2:30 बजे क्लास चलती रहेगी। शायद कल ना हो, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है समीक्षा अधिकारी का, तो मैं वहां जाऊंगा एग्जाम देने के लिए, तो शायद कल नहीं होगी, बट बाकी प्रॉपर क्लासेस होंगी आप, है ना। बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो चांद की सतह कैसी है उसके बारे में बात करनी है। वहां पे पानी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर्याप्त हवा वहां पे नहीं है, हवा नहीं है वहां पे यार, है ना, पर्याप्त हवा नहीं है। ऊंचे पहाड़ तो नहीं है, तो यहाँ पे पानी नहीं है। गहरे गड्ढे हैं, गहर हैं, गहर मतलब गड्ढे की बात कर रहा है, और ऊंचे पहाड़ हैं, बिल्कुल सही बात है यार। तो यहीं पे या तो पानी नहीं है, गड्ढे भी हैं और ऊंचे पहाड़ भी हैं, तो ये चांद की सतह के बारे में बिल्कुल सही है। वहां पे गुरुत्व तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। गुरुत्व वहां पे है, पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 गुरुत्व वहां पे है, ठीक है। समतल सतह है, बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसको देख लेना आप लोग, है ना। चलिए, आप लोग अपना सर आ क्यों नहीं रहे हैं, ए क्यों नहीं है, किस किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप लोग, लिख तो दें कम से कम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ए क्यों नहीं है। सुमन पाल, अच्छा वो ऑप्शन देखो, उसमें जब वाटर को वो लोग नहीं मान रहे हैं यार, हम क्या कर सकते हैं उसमें। 77 की बात करते हैं। आरती एक पोस्टर पर बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानी पढ़ती है, ठीक है। अपने आसपास पानी न जमा होने दें, पानी के बर्तनों, कूलों, टंकियों को साफ रखें, कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, यानी कि मच्छरदानी का उपयोग करें, कहने का मतलब ये। तो ऐसा आप लोगों ने ऐड देखा था ना कि जब बहुत डेंगू या फिर ऐसे मलेरिया वगैरह फैलने लगता है तो क्या बोलते हैं कि भाई आप लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करें। तो ये जहाँ पे जो पोस्टर है वो किस चीज़ के फैलने से जागरूकता पैदा कर रहा है, किस चीज़ को फैलने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे चेचक वायरस से होता है जो मच्छर से नहीं फैलता है। यहाँ पे मच्छरों की बात हो रही है, तो आप सोच लो कि मच्छरों से क्या क्या फैलता है। डेंगू और आई फ्लू मच्छर से नहीं फैलता है। टाइफाइड जो होता है दूषित भोजन और दूषित जल से होता है, तो इसका भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है हमारे पास डेंगू और मस्तिष्क ज्वर। डेंगू मच्छर के काटने से होता है, और जो इंसेफेलाइटिस है वो भी हमारे मच्छर के काटने से होता है। क्लियर है। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। एंजल यादव बिल्कुल 77 का डी ऑप्शन सही है। रिंकी राज का भी बिल्कुल सही है ना। चलिए, बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बता दो, अगर समझ में आ रहा है तो यस लिख के बोल दो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं, ठीक है। निकटीय रूप में कौन सा संबंधित है। लौह, मलेरिया, एनीमिया और रक्त। आयरन, मलेरिया, देखिए आयरन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। किसमें, रक्त में जब आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। तो तीनों रिलेटेड हो गए ना, लेकिन मलेरिया का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे एनीमिया, आंवला विटामिन सी की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़, ये भी गलत है, क्योंकि मच्छर यहाँ पे संबंधित नहीं है। मच्छर संबंधित है आपस में, मच्छर और डेंगू संबंधित है, लेकिन लौह और गुड़ अलग है। तो यहाँ पे एक्चुअली बात जानते क्या हो रही है, बात ये हो रही है एनीमिया। यहाँ पे क्या ऑप्शन क्या होगा यार, नेगेटिव रूप से संबंधित है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और आयरन। बताओ यार इसका आंसर क्या होगा यार, बड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो गए यहाँ तो। एनीमिया, रक्त,
क्या ऑप्शन होगा बताओ? डी 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 बोले 78 का डी बोल रहे हैं, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और आयरन। ठीक है, मुझे डी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि शायद एनीमिया किससे होता है यार? एनीमिया तो रक्त अल्पता से होता है। ठीक है, ये देखो इसको ऐसे में डाउट आ रहा है, इसको मैं अभी ऑप्शन में जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो लास्ट में कमेंट में मैं उसको बोल दूंगा क्या 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 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? वैसे तो डी लग रहा है सही, बट मुझे डाउट भी है इसमें, है ना। चलिए कोई बात नहीं, गलत चीज़ नहीं बताएंगे आपको हम, अगर डाउट है तो उसको हम बाद में देख लेंगे। 79 की बात करते हैं, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिभावक और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया यानी जब बातचीत करते हैं, जो मीटिंग्स होती है हमारी क्लास में है, उनकी यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो वहाँ पे होता क्या है, मीटिंग में टीचर यही तो बात करते हैं अध्यापकों से, भाई कि आपके बच्चे में यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को कैसे सही करेंगे, इस चीज़ को हमें सुधारना है, कमजोरी को पहचानना है ना, तो यही तो डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक संबंधों की उतनी ज़्यादा बात नहीं होती है वहाँ पे, और कमियों को उजागर करना एक दूसरे की, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, कमी थोड़ा ना बताते हैं एक दूसरे की, भाई टीचर आप पढ़ा नहीं पाते हो या फिर है ना ऐसा कुछ करके। क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, तो ये चीज़ ठीक है, क्रियाकलापों के बारे में बात होती है, बट हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की चीज़ों को डिस्कस किया जाए, कमजोरियों को और उनकी योग्यताओं को पहचाना जाए और उनमें हेल्प करी जाए चीज बच्चे की। क्लियर? तो अब बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है, राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। तो चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखना है उसके लिए 4 चीज़ें उसने बताई हैं, तो आप इसको पढ़ लें। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा हम चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो। उपर्युक्त तकनीकी बी के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर अंकित कर रही है? तो यहाँ पे 4 टेक्निक दी हैं, तो जो बी वाला ऑप्शन है इसमें पढ़िए, उसे एक गीले कपड़े में रख देती है। तो गीले कपड़े में आप किस चीज को रखेंगे इन 4 ऑप्शन में से, यही तो पूछ रहे, बाकी क्यों हमें ध्यान नहीं देना है यार। अगर ऐसे पढ़ोगे तो बड़े परेशान हो जाओगे, है ना। तो ये सोचो कि केवल बी का पूछ रहा है हमें, तो बी वाली टेक्निक को हम कहाँ पे उपयोग करेंगे, यानी कि आप एक गीले कपड़े में किसे उसे लपेट कर रख देते, किस चीज को, लहसुन को लपेट कर रखोगे क्या गीले कपड़े में? नहीं, हरे धनिया को कर सकते हो यार, सिंपल। तो बी जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, हरे धनिया को हम गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, यही ऑप्शन सही होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो कुछ एग्जाम्पल देती है कि घर्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी चीज यहाँ पे गलत है? यहाँ पे तो जूतों और जमीन के बीच में घर्षण होने वाले घर्षण से ही हम चल पाते हैं, सही बात है। अगर घर्षण ना हो तो क्या होगा, हम फिसल के गिर जाएंगे। तो ऊर्ध्वाधर रूप में फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास नीचे वापस आ जाती है, तो ये चीज गलत है यार। वापस आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, वहां पे गुरुत्वाकर्षण लगता है, ना कि घर्षण की बात बहुत। तो यही चीज उसने गलत बता दी है। बाकी चीजें, ब्रेक जो है, ब्रेक लगाने से घर्षण होता है तभी रुकती है गाड़ी। तो पेन वो भी है, वहां पे भी घर्षण लगता है ना। चलिए, जो यहाँ पे जो गलत वाला है, हमसे क्या पूछा था, कौन सा उसने गलत बताया है? तो बी वाले को गलत, जो सेकंड ऑप्शन को गलत बताया है, इसलिए हम इसी में टिक लगाएंगे, यही हमारे लिए सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, काफी बड़े क्वेश्चन है यार, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इसको देखें और कोशिश करें कि इनको समझ। ऐसे क्वेश्चन जब लंबे लंबे आएंगे तो वहां पे आप बोर हो जाओगे, है ना, तो अभी बोर ना हो, है ना। चलो 82 की बात करते हैं। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से का समाधान कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। 81 का 2 बिल्कुल, रिंकी राज बिल्कुल सही है। ठीक है, पर्यावरण से अगर पर्यावरण का हमें सामना करना है तो व्यक्तिगत रूप में आप क्या कर सकते हो? आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करने से बिल्कुल सही बात है यार। देखो क्या होता है कि हम अकेले इंसान हैं, हमें ऑफिस जाना है तो हम पूरी कार लेके जा रहे हैं, कितना वो कार की पेट्रोल बर्न करती है, कितना प्रदूषण होता है। तो हम यहाँ पे सहयोग दे सकते हैं कि हाँ भाई,
जो बस है, यातायात है या ट्रेन है, उससे हम चले जाएं, ठीक है। बाहर जाने से बचने से कि हमारा भाई काम थोड़ा ना काम रुक जाएगा फिर अगर बाहर नहीं जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। तो व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने से क्या होगा, हमें इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ यार ज़्यादा नहीं खर्च करी, लेकिन खर्च तो वो कर ही रही है ना, ये सिंपल सी बात है यार, है ना। तो सार्वजनिक यातायात यूज करो यार, सिंपल सी बात है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 83 नंबर। तो देखो समझ आ रहा है ना यार, अगर समझ आ रहा है तो एक बार लाइक मार दो यार ना। कक्षा 5 का समीर अक्सर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। दत्त कार्य क्या होता है, असाइनमेंट जमा नहीं कराता। इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। तो भाई अगर बच्चा असाइनमेंट नहीं जमा कर रहा है तो आप क्या करोगे, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकोगे, ऐसा थोड़ा करेंगे भाई। अगर बच्चा खेल कूदेगा नहीं तो बाकी चीजें उसके रुक जाएंगी फिर, है ना। अनियमितता का पता करना और समीर को परामर्श देना, बिल्कुल यही चीज है। अगर बच्चा असाइनमेंट नहीं जमा कर पा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका कारण पता करें कि भाई क्यों नहीं कर पा रही हो, क्या समस्या आ रही है। तो फिर हम उसको परामर्श देंगे, कुछ चीजें उसको समझाएंगे, क्लियर। तो ये चीज सही है। अभिभावकों को नोट लिख देना डायरी में, भाई नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत होती है। हमारे कॉलेजों में क्या होता था कि भाई डायरी लिख दी कि भाई आपका बच्चा काम कर नहीं ले रहा है। अरे समस्या तो समझो बच्चे की यार। प्रधानाध्यापक को सूचित क्यों करें भाई, हम करेंगे ना, मेरा काम है, एक टीचर का काम होता है ना। प्रधानाध्यापक को सूचित करने से कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। चलिए बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। वायु हर जगह है, ठीक है, वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, ठीक है। क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो ऐसा करके जो कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे प्रश्न पूछ के वो टीचर क्या करना चाहता है, चिंतन कौशल को विकसित करना चाहता है, संवेगात्मक कौशल या अवलोकन कौशल या वर्गीकरण कौशल, किस कौशल को वो विकसित करना चाहता है। तो यहाँ पे वो ऐसे प्रश्न पूछ के वो टीचर चाहता है कि हम सोचें, चिंतन करें कि ऐसा है क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चिंतन कौशल, इसको वो विकसित करना चाहता है। कुछ लोगों को डाउट होगा यहाँ पे अवलोकन कौशल की, यहाँ पे अवलोकन कौशल की बात नहीं हो रही, क्योंकि देखो हड्डियों के अंदर हम झांक के देख नहीं सकते हैं यार, हवा को हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे पहचाने कि कौन चीज कहाँ पे है नहीं, है ना। तो अवलोकन कौशल की वहां पे बात नहीं, चिंतन कौशल की यहाँ पे बात होगी, क्लियर है। बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। एक कक्षा में औसत से कम चार विद्यार्थी हैं, मतलब एक एवरेज जो बच्चों का है उनसे लोअर हैं 4 बच्चे हैं, थोड़ा कमजोर हैं पढ़ने में, कहने का अर्थ यह है। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी है। अगर बच्चे थोड़ा सा अध्ययन में थोड़ा सा नीचे हैं या फिर समझने में थोड़ा डाउन है, तो आप क्या करोगे उनके लिए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। कमजोरी को पहचानो और उसका सुधार करो, यही ऑप्शन बिल्कुल बेटर है। तो नियमित रूप से विद्यालय आए, केवल विद्यालय आने से कुछ थोड़ा ना हो जाएगा यार, है ना। अतिरिक्त एक्स्ट्रा असाइनमेंट देना, एक्स्ट्रा असाइनमेंट होगा तो क्या होगा, बच्चा क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि भाई एक्स्ट्रा आपने बोझ डाल दिया, तो भी गलत हो जाएगा ना। आगे पंक्ति पे बैठाना, देखो यार अच्छे बच्चे होते हैं कहीं भी बैठे हैं, आगे पीछे कहीं भी बैठे हैं, उनको समझ में आ जाता है ना। तो केवल आगे बैठाना ये जबरदस्ती हो जाएगी बच्चे के साथ, तो उसको भी गलत हो जाएगा नंबर, है ना। चलिए 85 का 2 बिल्कुल सही है यार रिंकी राज का, है ना। बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। केवल हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। अच्छे क्वेश्चन है आगे भी। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो देखो प्रश्न पत्र बनाने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, इसके बाद ही एक स्टेप होता है, तो स्टेप को आप ध्यान रखें। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारा। सबसे पहले हम डिजाइन तैयार करते हैं, फिर उसका सेकंड नंबर पे ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, थर्ड नंबर पे प्रश्न लिखते हैं और उनका संपादन करते हैं, फिर हम अंक योजना। तो अंक योजना सबसे बाद में आती है, ठीक है। सबसे पहले हम डिजाइन लिखेंगे, फिर ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न लिखेंगे, फिर आगे चीजें होंगी, क्लियर है। तो 86 का हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की। क्या है, एक कक्षा के अनुभाग ए को, सेक्शन ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों के में रिक्तीकरण, यानी कि जो पेट्रोलियम और कोयले के भंडार खाली हो रहे हैं, इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल यानी कि मल्टीमीडिया का प्रयोग किया गया, जबकि सेक्शन बी को ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाया गया, ठीक है, आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में पाया गया कि अनुभाग ए यानी सेक्शन ए के बच्चों ने बेहतर तरीके से उस चीज को समझ ली है। क्यों, ऐसा कारण ऐसा क्यों हो रहा है कि सेक्शन ए के बच्चों ने अच्छे से समझा।
देखिए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मल्टीमीडिया में क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए इन सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। जब आप सीखने के लिए अधिक से अधिक इंद्रियों को यूज करते हैं, हाथों का यूज करें, कानों का यूज करें, आंखों का यूज करें, है ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का आप यूज करते हैं तो चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आती है। और मल्टीमीडिया में दृश्य और श्रव्य दोनों काम होते हैं, ठीक है। जब हम ग्रीन बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चे केवल देखते हैं, मतलब देखते हैं, लेकिन उस चीज़ केवल बोर्ड पे आप कुछ लिमिटेड चीज़ें ही समझा सकते हो, है ना, उतना बहुत ढंग से नहीं समझा सकते ना। लेकिन मल्टीमीडिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मितव्ययी है जो वो चीज़ गलत हो जाएगी, मितव्ययी से खर्चा हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, नहीं यार ये चीज़ नहीं है। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं यार, है ना, गलत हो जाएगी ये तो। क्लियर। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं हम लोग। 88 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, आप कक्षा में पोषण सब्जेक्ट पर टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल सही चीज़ है। सभी बच्चों से कहिए कि आपने अपना टिफिन बॉक्स खोलें, सभी के बॉक्स में अलग अलग टाइप का खाना होगा, तो हम डिस्कस करें कि मान लो कोई हरी सब्जी लेके आता है तो हम ये कह सकते हैं कि हरी सब्जी में आयरन बहुत अच्छा होता है, या फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं, किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाचन तंत्र तो बात की चीज़ है, पोषण में पाचन तंत्र नहीं आता है, वो हमारा पाचन तंत्र अलग टॉपिक है। मानव दांतों का प्रतिरूप, ये सब चीज़ें अलग हैं यार, है ना। विभिन्न भोजन के उदाहरण देना, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न, केवल उदाहरण देखो, यहाँ तो बच्चे खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं यार, इसलिए हमने पहला लगाया है ना। पोषक तत्वों की बात तो करनी है यार हमें, लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व भी तो करना है, ठीक है। तो पहले वाले में खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियर। बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट भी है यार। शामिल करना यानी कि इंगेज, खोज करना यानी कि एक्सप्लोर, व्याख्या यानी कि एक्सप्लेन, विस्तार यानी कि इलेबोरेट, और मूल्यांकन करना यानी कि इवैल्यूएट। विज्ञान में प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 प्रकार की ईज हैं, 5 महत्वपूर्ण ईज हैं। ई, ठीक है ना, ई सब में है ना। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना, मतलब अंकुरण कैसे होता है इस चीज को हमें पढ़ाना है। तो कुछ 4 गतिविधियां, 3 गतिविधियां शिक्षक ने कराई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में ढकें रखें, और 2 दिन बाद बीजों को अवलोकन करें और वहाँ पर आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें, और वर्कशीट में अपना काम करें, ठीक है, वो चीज़ें। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें जो है, इन 5 में से कौन सी चीज़ शामिल नहीं हो रही है। तो क्या बच्चे ने यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब क्या था, व्याख्या करना। तो क्या यहाँ पे कहीं भी व्याख्या हुई है, क्या बच्चों ने व्याख्या करी है, क्या टीचर ने व्याख्या करी है, नहीं करी है। तो पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पे किसी प्रकार का इलेबोरेशन और एक्सप्लेन नहीं किया गया है और इलेबोरेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। बाकी एक्सप्लोर, खोजबीन तो करी गई है, बच्चे इंगेज भी हुए हैं, है ना, मूल्यांकन भी किया है, इवैल्यूएट भी किया है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही जाएगा। जो हमसे, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे शामिल नहीं करी गई है ना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय का प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, ठीक है। यह रिक्त स्थान में से विद्यार्थियों की सहायता कर रहे होगा किस चीज में। तो पहले उस टॉपिक को पढ़ाया, उसके बाद वो घुमाने ले जा रहे हैं, दिखाने के लिए। तो ऐसा क्यों है कि कक्षीय अधिगम को, कि जो कक्षा में पढ़ाया गया उसको वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने के लिए। तो पहला ऑप्शन जो है 90 का बिल्कुल सही है ना। बच्चों को अगर बाहर की चीजें दिखाओगे ही नहीं कि यार शेर, अगर हमने बोल दिया कि शेर ऐसा होता है, तो बच्चे क्या करो यार, बच्चे को शेर दिखा दो जाके कहीं ना कहीं, है ना। तो वो चीज़ है। या फिर पेड़ पौधे किस प्रकार के होते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, ये चीज़ें आप कक्षा में पढ़ाएं और फिर उनको दिखाएं भी। क्लियर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। चैनल को, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी आएगी शाम को, शायद मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आऊँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अनुपम क्लासेस को, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।